अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से टैरिफ इम्पोज करती हैं। और पहला जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ। अब जो पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करें, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम से मुराद यहाँ पे किसी एक कमोडिटी के हिसाब से हम स्टडी करेंगे, और यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि हम एक्स कमोडिटी की बात करते हैं। दैट मीन्स कि जस्ट हम एक कमोडिटी को लेंगे अपने एनालिसिस के अंदर, देन फिर इसको जेनेरिक फॉर्म की तरफ लेके चलेंगे। और दूसरा, हम इस सेक्शन के अंदर ये भी एज्यूम करते हैं कि हम जिस कंट्री को स्टडी करते हैं वो एक स्मॉल इकोनॉमी है। बेसिकली दो तरह की इकोनॉमीज़ होती है, दो तरह की कंट्रीज़ होती हैं। एक को कहा जाता है स्मॉल इकोनॉमीज़ या स्मॉल कंट्रीज़, और दूसरी को कहा जाता है लार्ज इकोनॉमीज़ या लार्ज कंट्रीज़। बेसिकली टर्म्स तो स्मॉल ओपन इकोनॉमीज़ हैं और लार्ज ओपन इकोनॉमीज़ हैं, लेकिन अब ये एक दूसरे के एज ए सब्स्टिट्यूट भी यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि अब जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं या जितनी भी कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अब ओपन इकोनॉमी हैं। ओपन इकोनॉमी से मुराद वो इकोनॉमी होती है जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रही है, और क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं करती। तो सारी कंट्रीज़, जैसे मैंने बात की, वो ओपन इकोनॉमीज़ ही हैं। तो हम यहाँ पे ये जूम करते हैं कि हम स्मॉल इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। अब स्मॉल इकोनॉमी और लार्ज इकोनॉमी में क्या फ़र्क होता है? स्मॉल इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो अपनी पॉलिसी से या जो अपने डिसीजन से पूरी दुनिया को अफेक्ट नहीं कर सकती। और दूसरा, कुछ इकोनॉमीज़ ऐसी हैं जो अपनी पॉलिसी से, उन पॉलिसीज़ के इफ़ेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आपको नज़र आएंगे। अब जैसे आप सपोज़ एग्जांपल लें यूएसए की और चाइना की, तो पूरी दुनिया में ये दो कंट्रीज़ ट्रेड के हिसाब से टॉप पे हैं, यानी कि उनके ट्रेड वॉल्यूम्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो इन दैट केस अगर यूएस या चाइना कोई अपनी पॉलिसी चेंज करता है या अपने टैरिफ स्ट्रक्चर में चेंज लाता है या किसी कंट्री को बेनिफिट देना चाहता है, तो वो पूरी कंट्री या इवन जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को जिसके ऊपर फ़ायदा देना चाह रहा है किसी कंट्री को, तो वो बाकी कंट्रीज़ को भी इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि यूएस एक बड़ी मार्केट है जो पूरी दुनिया से चीज़ें इंपोर्ट कर रही होती है। तो अब हम चलते हैं इस एनालिसिस की तरफ। इसको हम दो पार्ट्स में बेसिकली करेंगे। पहले ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन हो रहा है, बेसिक कर्व समझेंगे, और फिर अगर टैरिफ लगता है तो फिर उससे क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम अगर इस डायग्राम को देखें, तो इस डायग्राम के अंदर हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई, दो बेसिकली कर्व्स हैं सिंपल, वही जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और ट्रेड की बेसिक्स के अंदर हमने पढ़े थे, कि सप्लाई कर्व से मुराद आपके पास जो प्रोड्यूसर हैं वो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं। डिमांड से मुराद आपके पास कमोडिटी की डिमांड है जो कंज्यूमर डिमांड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने ये बात की कि आपके पास जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने एक्स कमोडिटी ली, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने प्राइस ले ली। अब ये क्या है? हम बेसिकली नेशन टू की बात कर रहे हैं। नेशन टू है, और जो बात की मैंने स्मॉल कंट्री है वो, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अफेक्ट नहीं कर पाती या नहीं कर सकती। तो ये उस कमोडिटी की डिमांड है नेशन टू के अंदर, एक्स कमोडिटी की, और ये सप्लाई है। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो वो ये यहाँ पे पॉइंट आपको ई पॉइंट नज़र आ रहा है, जहाँ पे डोमेस्टिकली जो है वो आपके पास प्राइस 3 डिटर्मिन होती है, और जितनी डिमांड की जा रही है विच इज़ 30। तो इस केस के अंदर अगर ट्रेड नहीं होती तो आपके पास जो कंज्यूमर हैं वो 3 प्राइस पे करेंगे और उसके अगेंस्ट 30 कमोडिटीज़ खरीदेंगे। और यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉइंट ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम ट्रेड की बात करते हैं कि सपोज जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा
कि फ्री ट्रेड जो है या ट्रेड जो है वो कंट्रीज़ को बेनिफिट देती है। वो बेनिफिट तब ही होगा अगर उसको, उस कंट्री को वो वाली चीज़ किसी दूसरी कंट्री से सस्ती मिल रही हो। और वही एग्जांपल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और हम ये एज्यूम करते हैं कि नेशन टू जो है वो नेशन वन से इंपोर्ट करना चाह रहा है, और नेशन वन में जो है एक्स कमोडिटी की प्राइस वन है जो वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। इट मीन्स अभी बाकी कर्व्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ इस कर्व की मैं बात करूंगा अभी फ़िलहाल, जो एस एफ कर्व है। एस एफ कर्व क्या है? बेसिकली ये इन्फिनिटली इलास्टिक फ्री ट्रेड फॉरेन सप्लाई कर्व है ऑफ कमोडिटी एक्स टू नेशन टू। इट मीन्स कि इस प्राइस के ऊपर, वन प्राइस के ऊपर, नेशन जो टू है जिसकी हमने डिमांड और सप्लाई स्टडी किया, उसको नेशन वन जो है $1 प्राइस के ऊपर इन्फिनिट सप्लाई भेजने के लिए तैयार है। ये सप्लाई कर्व है बेसिकली एस एफ। अगर $1 के ऊपर वो 10 यूनिट खरीदना चाहता है, 20 खरीदना चाहता है, 30 खरीदना चाहता है, 40, 50 अप टू सो ऑन, जितने भी खरीदना चाहता है, तो नेशन वन क्या कहती है कि हमसे इस प्राइस के ऊपर आप जितनी मर्जी कमोडिटी ले लें। तो यहाँ तक फ़ायदा हमने देख लिया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप नेशन जो है सपोज ट्रेड करती है तो नेशन को क्या फ़ायदा होता है? नेशन को ये फ़ायदा होता है कि जो डोमेस्टिक प्राइस थी 3, अब उसको जो कंज्यूमर हैं उनको फ़ायदा हो रहा है अगर वो बाहर से कमोडिटी को मंगवा लें, वहाँ पे प्राइस एक्चुअली क्या है, वन है। तो ये फ़र्क जो है वो कंज्यूमर को फ़ायदा देगा। अब नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अगर स्टेट जो है या नेशन जो है वो टैरिफ इम्पोज करती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा डिमांड सप्लाई के ऊपर, एंड देन आपके पास कितनी कमोडिटीज़ सपोज बनाई जाती हैं डोमेस्टिकली और कितनी बनाई जाती हैं या कितनी मंगवाई जाती हैं इनफैक्ट बाहर की कंट्री से। तो ये इसका फर्स्ट हाफ है।